हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संजीव कुमार। आज आप लोगों को क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए क्लास 11th और क्लास 12th के दोनों के लिए बेसिक समान है। इसलिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले बेसिक को जरूर देखे जाके, है ना, क्योंकि बेसिक सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक नहीं पढ़ पाएंगे तो समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए बेसिक वीडियो देखें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। देखिए सेट है क्या? तो सेट का परिभाषा है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग समुच्चय बोलते हैं। सुपरिभाषित कहने का क्या तात्पर्य है? मैंने लिख भी दिया है कि सुपरिभाषित कहने का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष गुण को धारण करता हो, जिसके आधार पर हम लोग ये बता सके कि कोई वस्तु उस समूह से संबंधित है, रिलेटेड है, या उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हम नीचे कुछ उदाहरण की बात करेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी वस्तु या कोई भी समूह कब समुच्चय होंगे या कब समुच्चय नहीं होंगे। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ कुछ वस्तु जो है कुछ भी हो सकती है। जैसे वो नंबर्स हो सकते हैं, पहाड़ हो सकती है, नदियाँ हो सकती है, देश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि संग्रह में जो भी वस्तुएं होंगे उसी वस्तु को हम लोग अवयव कहते हैं या तत्व कहते हैं, या इसी को सदस्य भी, मेंबर भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, समुच्चय के कुछ उदाहरण पर हम लोग विचार करते हैं। जैसे पहला है भारत के नदियों का समूह। तो जो भी मतलब जितना भी नदियां हैं इंडिया का, वो सभी का बोध हो जाता है इसमें, भारत के सभी नदियों का समूह। ये एक समुच्चय का उदाहरण है, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। नदियां चाहे जो भी हो, लेकिन नदियां हैं, ये वर्ल्ड में जाना जाता है कि मान लीजिए नदियां हैं, कहाँ कहाँ है? तो इंडिया का है ना, कहाँ क्या भाई? तो अमेरिका का है। तो जिस जगह का भी हो तो वो सुपरिभाषित होता है, इसीलिए ये समुच्चय हो जाएगा। अगला है देश। जैसे भारत, अमेरिका, जापान, ये सब वर्ल्ड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश सब है, इसीलिए ये सब क्या, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, इसलिए समुच्चय होंगे। अगला है संख्याएं 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट का समूह। ये भी क्या हो जाएगी? समुच्चय हो जाएगी। लेकिन अब ध्यान देने वाला बात ये है कि ये तो समुच्चय का उदाहरण है, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जो समुच्चय नहीं हो सकता है। तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे देखते हैं हम लोग। पहला है भारत के सबसे सुंदर लड़कियों का संग्रह। आपको सुंदर लड़की सुनते मात्र मन में चुलबुली गुदगुदी हो जाती होगी, लेकिन याद रखिएगा सुंदरता का कोई मापदंड नहीं है। जिसको हम लोग सुंदर कहते हैं, हो सकता है कि वो मेरे लिए सुंदर हो, आपके लिए सुंदर हो, लेकिन किसी और के लिए सुंदर नहीं हो सकता है। जैसे कोई लड़का के लिए मान लीजिए श्रद्धा कपूर बहुत सुंदर है, लेकिन किसी को आलिया भट्ट पसंद है, किसी को दिशा पाटनी पसंद है। तो सुंदरता का कोई मापदंड नहीं है, ये व्यक्ति के अनुसार बदल सकती है इसका मत। किसी के लिए कोई और सुंदर हो सकता है, किसी के लिए कोई और सुंदर हो सकती है। इसीलिए ये सुंदरता जो शब्द है यहाँ पर देख रहे हैं, ये सुपरिभाषित नहीं है। और जब ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए इसका जो समूह होगा वो समुच्चय नहीं होंगे। अगला है विश्व के महान आदमियों का समूह। महान, देख लीजिए, महान किस आधार पर कह रहे हैं ये बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए भारत के सबसे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, किसी के नज़र में अभी जैसे किसी से हम पूछते हैं कि भारत के सबसे महान कप्तान, तो किसी का कहना है सौरव गांगुली, कोई कहेगा महेंद्र सिंह धोनी। तो इस तरह से आदमी का मत अपना अपना हो सकता है। इसलिए जो महान शब्द है ये सुपरिभाषित नहीं है। इसलिए विश्व के महान आदमियों के या फिर भारत के महान आदमियों के संग्रह के अगर बारे में बात किया जाए तो ये समुच्चय नहीं होंगे, क्योंकि महान शब्द सुपरिभाषित नहीं है। अब देख लीजिए, हम नोट भी लिख देते हैं कि गणित में तेज, कमजोर, लंबा, छोटा, बड़ा, सुंदर, महान आदि विशेषण जो भी है ये सटीक रूप से परिभाषित नहीं है, क्योंकि इनका जो अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग समुच्चय से संबंधित कुछ मुख्य बातों पर विचार करते हैं। जैसे पहला बात है कि समुच्चय को हम लोग प्रायः मंझली कोष्ठक, है ना, करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। कोई भी समूह रहता है उसको हम लोग सेट में क्या करते हैं, करली ब्रैकेट से उसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं।
दूसरा है कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा, कैपिटल लेटर्स के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं और उसके एलिमेंट्स को छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है ना। उसके बाद देखिएगा, समुच्चय के जो सदस्य है उसको हम लोग दोबारा नहीं लिखते। एक बार जो सदस्य लिख दिया जाता है उसको दोबारा नहीं काउंट किया जाता है। और लास्ट है कि प्रत्येक दो सदस्य के बीच में कॉमा करके हम लोग उसको लिखते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम लोग समझ पाएँ कि ये सब क्या बातें हैं। जैसे सपोज कीजिए हम एक समुच्चय ले लिए, लेट ए बराबर, मान लीजिए कि नेचुरल नंबर का ऐसा जो है 5 तक एक समूह है, सदस्य है। तो यहाँ पर ए में कौन कौन से सदस्य है? तो आप कहिएगा सर 1 2 3 4 5। ये समुच्चय ए के, देखिए पूरा जो नंबर 1 से लेकर 5 तक ये एक समूह है और इन समूह को हम लोग करली ब्रैकेट में क्या कर दिए, बंद कर देते हैं और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक दो सदस्य के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कॉमा द्वारा दे दे के क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसमें सदस्य कौन कौन हो गया, 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेट है और इसके एलिमेंट्स को हम लोग जनरलाइज अगर बोलें तो स्मॉल लेटर से, जैसे ए बी सी इत्यादि से हम लोग सूचित करते हैं। तो ये एक हम एग्जाम्पल की बात किए। ध्यान रखिएगा, सेट को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। सेट के अवयवों को हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा क्लोज कर देते, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं और इसके अवयवों को करली ब्रैकेट से हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये रहा इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। अब है कार्डिनल नंबर, है ना। कार्डिनल नंबर क्या है, गणन संख्या क्या है? तो किसी समुच्चय में उसके अवयवों की जो संख्या है, याद रखिएगा, किसी समुच्चय में उसके अवयवों की जो संख्या है उसी को हम लोग गणन संख्या या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिनल नंबर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एक सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह का नंबर है, ये सदस्य उसका एलिमेंट्स है। तो इसमें 5 चूंकि एलिमेंट्स है इसलिए होगा NA बराबर 5। इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर कितना होगा, 5। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो जितना भी नंबर होगा किसी सेट में वही उसका कार्डिनल नंबर कहलाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए कुछ सिंबल है, संकेत है, उसका क्या अर्थ है सेट थ्योरी में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे पहला देख रहे हैं इस तरह का संकेत, इसको बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, और इस संकेत को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए इसका क्या अर्थ है। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास एक सेट है ए और ए में 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 जो है इस सेट का सदस्य है तो आप कहिएगा हाँ है, क्योंकि 1 इस सेट में है तो हम बोल सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 0 जो है 0 इस सेट का सदस्य है तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं। तो लिखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। या फिर आपसे बोला जाएगा कि 5 इसका सदस्य है तो आप कहिएगा यस है। तो ये संकेत है जिसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी सदस्य किसी सेट का अवयव है या नहीं है। तो अब कुछ नंबर का हम लोग सेट्स पढ़ते हैं। तो लिखते हैं सम नंबर्स एंड their notation। देखिए कुछ नंबर का सेट हम लोग, जैसे नेचुरल नंबर का सेट n बराबर क्या होगा 1 2 3 4 इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। होल नंबर का क्या होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे चला जाएगा। इंटीजर्स के क्या हो जाएंगे, इसको जेड या हम लोग आई भी बोलते हैं, इसका हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट। इसी में इवन इंटीजर्स का क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डॉट डॉट। ओड इंटीजर्स के क्या हो जाएंगे
प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 डॉट डॉट। इसी तरह से परिमेय संख्या q का क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p कॉमा q बिलोंग्स टू इंटीजर z एंड q इज इक्वल टू नॉट 0, ऐसे रूप में रहेगा सेट्स। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स का। रियल नंबर कैसे होंगे? ये सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो ये हो जाएगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या समूह हो जाएगा। सी जो है काल्पनिक संख्या के बारे में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हो जाएगा सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। और आप जानते हैं कि सम्मिश्र संख्या जो होता है सी, वो इस तरह का रहता है a प्लस आयोटा बी के रूप में होगा, जहां a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे एंड आयोटा जो होता है आई का मान ये होता है √-1। आपको हम पहले बता दिए थे कि आयोटा एक नंबर नहीं है, ये अलजबरा के किसी रूल के पालन नहीं करता है, जोड़ घटाव गुना भाग का। यह एक नॉनसेंस चीज का सिंबल है, जस्ट, है ना। आयोटा जस्ट नॉनसेंस चीज का एक संकेत है, ये एक नंबर नहीं है। नंबर नहीं तो अलजबरा के रूल का पालन नहीं करेगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो साइन प्लस है, एक्चुअली में वो प्लस होता नहीं है, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको प्लस बोलते हैं। यह एक जस्ट फॉर्मल साइन है जिसको हम लोग स्ट्रेट क्रॉस बोल सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां, है ना। कितने विधियां हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए देखिए, समुच्चय को व्यक्त करने की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं, है ना। पहला विधि है सारणीबद्ध विधि, जिसको हम लोग रोस्टर मेथड या इसी को हम लोग लिस्ट मेथड भी बोल सकते हैं। दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर मेथड क्या है, दोनों के बारे में हम बारी बारी से बात करते हैं। पहला सारणीबद्ध विधि क्या है? तो समुच्चय लिखने की वह विधि जिसमें समुच्चय के अवयवों को स्पष्ट रूप में लिख दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सारणीबद्ध विधि, है ना। और समुच्चय लिखने की वह विधि जिसमें समुच्चय के अवयवों को स्पष्ट रूप में नहीं लिखकर हम लोग एक विशेष गुण के आधार पर, उसके गुण के आधार पर क्या करते हैं, लिख देते हैं, उस विधि का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोनों को। जैसे सपोज कीजिए, पहला मैंने ले लिया सेट ऐसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ये आप देख रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, और इसी रूप को हम लोग बोलते हैं सारणीबद्ध विधि। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं सारणीबद्ध विधि, जिसको आप लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म, यही है। लेकिन इसी को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं कि सेट ए बराबर द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट, इस चिन्ह को बोलते हैं सच डैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स क्या है? प्राकृत संख्या है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो ऊपर वाला जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड, और नीचे जो लिखा हुआ है वही चीज़, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सेट को व्यक्त करने की 2 विधियां हैं। पहला है रोस्टर मेथड, दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड क्या है, सेट बिल्डर मेथड क्या है, मैंने अभी बता दिया है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग समुच्चयों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स कितने प्रकार के होते हैं? वैसे सेट कई प्रकार के होते हैं, इनमें से मुख्य हम लोग कुछ कुछ अभी पढ़ेंगे। जैसे पहला है रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब होता है खाली, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसको हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। तो देखिए परिभाषा इसका हम लोग मुंह से ही बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसको हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। जैसे मान इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं या ऐसे करली ब्रैकेट से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए सेट ए बराबर द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ 3 से बड़ा है x और लेस देन है 4। अब देखिए
x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन कहता है कि 3 से बड़ा होगा x और 4 से छोटा होगा। बताइए कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 3 से बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा? कहिएगा सर 3 और 4 तो खुद नेचुरल नंबर है, लेकिन 3 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसीलिए ये जो है सो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो देखिए ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट का उदाहरण है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं ऐसे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप सोल्व कीजिएगा तो इसका जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, रियल नहीं होते हैं। तो बताइए ऐसा इसमें तो एक्स मिलेगा ही नहीं, इसलिए ये सेट क्या है, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरा सेट की बात करते हैं। दूसरा सेट है एकल समुच्चय। क्या है, एकल समुच्चय, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन, सिंगलटन सेट। तो देखिए इसका परिभाषा है कि वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। देखिए नाम में से स्पष्ट है सिंगलटन सेट में कि एकल समुच्चय है ना, वैसा समुच्चय जिसमें केवल है ना एक एलिमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय। जैसे मान लेते हैं 0 ऐसे 2 या फिर हम लोग 5 के अंदर इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला हम पढ़ते हैं, इसी तरह से एक होता है पेयर सेट, है ना, पेयर सेट वैसा सेट जिसमें केवल 2 अवयव हो, उसको बोलते हैं हम लोग पेयर सेट युग्म समुच्चय। जैसे उसमें अवयव रहेगा, मान लेते हैं 1 2 3 4, ये सब क्या है, पेयर सेट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमित समुच्चय, है ना। परिमित समुच्चय क्या है, तो देखिएगा परिमित समुच्चय इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। देखिए परिमित समुच्चय क्या है, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं परिमित समुच्चय, और वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है, ऐसे समुच्चय को बोलते हैं हम लोग अपरिमित समुच्चय। देखिएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लेते हैं लेट ए बराबर कोई सेट ले लीजिए, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट 100। अब बताइए 1 से लेकर 100 तक ही तो हम काउंट कर सकते हैं, इसमें अवयवों की संख्या को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या है, फाइनाइट सेट हो जाएगा। लेकिन दूसरा अगर हम ले लें अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो अभी परिभाषा बताया है कि वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब बताइए ये अनंत तक नेचुरल नंबर जा रही है, तो बताइए इसमें अवयवों की संख्या को आप गिन सकते हैं क्या, तो नहीं गिन सकते हैं, अनंत तक जा रही है, इसलिए ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अब आती है बात कि समुच्चय में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की तो हम बात कर लिए, आगे हम लोग भी पढ़ेंगे इसके बारे में कुछ और, तब तक इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग समुच्चयों की समता के बारे में बात करते हैं, इक्वलिटी ऑफ सेट्स की बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं 2 समुच्चय कब समान कहलाएंगे, 2 समुच्चय कब समतुल्य कहलाएंगे या तुल्य कहलाएंगे, इसके बारे में विचार करते हैं। देखिए 2 समुच्चय अगर समान है इसका मतलब है कि दोनों सेट में हूबहू सेम अवयव होना चाहिए। तो हम परिभाषा बोल सकते हैं कि 2 समुच्चय ए और बी समान होंगे यदि दोनों में हूबहू सेम अवयव हो। तो देखिए पहला सेट है ए जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, दूसरा सेट है बी जिसमें सेम एलिमेंट, देखिए 2 है तो 2 है, 1 4 3। देख लीजिए ए में जो एलिमेंट है वही सेट बी में एलिमेंट है, बस अरेंज अलग अलग कर दिया गया है, सेम अवयव है। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट, और इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, ए बराबर बी, है ना। दूसरा एग्जांपल है, m बराबर एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स शब्द है डीओजी का एक अक्षर है, डीओजी मतलब जानते हैं ना कुत्ता कुत्ता शब्द का अक्षर है। और दूसरा हम सेट ले लिए n, वो सेट है ऐसा कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट शब्द x जो है वो जीओडी का एक अक्षर है। तो देख लीजिए डीओजी का उल्टा क्या है,
जीओडी। ऐसा मतलब नहीं आप सोच लीजिएगा कि कुत्ता का उल्टा भगवान होता है, नहीं भाई, बहुत अनर्थ हो जाएगा। कुत्ता का उल्टा कभी भगवान नहीं होता है, लेकिन सेट थ्योरी में हम इसको ऐसे बता रहे हैं आपको कि डीओजी शब्द और जीओडी शब्द सेम अवयव है, दोनों क्या है, सेम अवयवों से मिलके बना है, सेम अक्षरों से मिलके बना हुआ है, इसलिए ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। तो यहाँ पर बोल सकते हैं m बराबर n, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है। अब आगे देखिए तुल्य सेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग समतुल्य सेट, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। ये क्या होते हैं, तो दो सेट्स इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं यदि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे देख लीजिए कि सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी में ए बी सी है, तो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, यहाँ भी 3 है, तो जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट या तुल्य सेट या समतुल्य सेट। चलिए इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ए इक्विवेलेंट बी ऐसे, या फिर ऐसे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नोट में देख लीजिए जितना भी इक्वल सेट होता है, जितना भी इक्वल सेट है, सब के सब इक्विवेलेंट सेट होते हैं, परंतु सभी के सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकते हैं। जैसे देख लीजिए नीचे वाला ऊपर वाला जितना भी सेट्स है ना, इक्वल सेट भी है और इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो ये इक्वल सेट भी है और इक्विवेलेंट सेट भी है, लेकिन क्या इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट है? देखिए ये इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर या एलिमेंट सेम नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या अंतर है। अगला है डिसजॉइंट सेट, है ना, इसको बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। तो वैसा दो समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एक भी एलिमेंट उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसे दो समुच्चय को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए बराबर एक सेट ले लीजिए जैसे 1 2 3, और बी बराबर एक सेट ले लीजिए 4 5 6। अब बताइए सेट ए और सेट बी में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन होगा? तो आपका जवाब होगा सर एक भी एलिमेंट इस दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए ए और बी यहाँ पर क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो लिख देंगे हेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, है ना। तो इसको हम लोग अभी जाने, है ना, तब तक इसको नोट कीजिए, हम लोग फिर एक टॉपिक और पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय, सबसेट एंड सुपरसेट के बारे में। देखिए सबसेट किसको बोलते हैं, उपसमुच्चय किसको बोलते हैं? जब दो समुच्चय ए और बी दिया रहे और समुच्चय ए का सारा एलिमेंट अगर समुच्चय बी में हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं और समुच्चय बी को सुपरसेट अधिसमुच्चय कहा जाता है। जैसे हम पहले इसको देख लेते हैं, सेट ए मान लीजिए 1 2 4 दिया है और बी दे दिया है 1 2 3 4। देख लीजिए सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, इसलिए सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय होगा। इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सेट ए अगर सेट बी का उपसमुच्चय है तो ए को बोलते हैं उपसमुच्चय, है ना, बी का, और बी को बोलते हैं अधिसमुच्चय, है ना। तो सेट बी यहाँ पर बड़ा हो जाता है, इसलिए हमको इसको सुपर सेट बोलते हैं। अब देखिए अगर ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो इसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ नोट है, लिख लीजिए। नोट ये है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक सेट का उपसमुच्चय होता है। अगला है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब रिक्त समुच्चय जो है खुद का एक उपसमुच्चय होता है। अगला है कि इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए बराबर 2n। इसका मतलब है कि किसी समुच्चय ए के पास यदि n एलिमेंट है तो उसका जो कुल उपसमुच्चय होगा वो होगा 2n। चलिए अगला है, अच्छा नॉन इम्प्टी सबसेट कितना हो जाएगा, 2n-1। चूंकि इम्प्टी वाला एक घटा लेंगे तो नॉन इम्प्टी वाला बच जाएगी। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं कि a बराबर ऐसे है 2 और इसमें एक एलिमेंट है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट होगा वो 2 होगा। एक 5 होगा, चूंकि 5 सभी का होता है, और एक खुद हो जाएगा तो 2 होगा। और फार्मूला पर देखिए 2n तो 2/1, यहाँ पर 1 एलिमेंट है तो 2/1 हो जाएगा 2। इस तरह से दो उपसमुच्चय होंगे। अब याद रखिए कि a बराबर अगर 1 2 ऐसा दिया हुआ है तो इसका टोटल जो सबसेट हो कितना होगा, तो होगा 2/n, माने 2/2n मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हो जाएगा 4। 4 कौन कौन होगा, एक 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक खुद 1 और
2 होंगे। इस तरह से हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, है ना, फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।